हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है अपना रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना से संबंधित। देखो, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है अष्टक नियम के बारे में, अष्टक नियम की कमियों के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया है कि अष्टक नियम जो होता है इसकी मुख्यतः दो कमियां अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। उसमें सबसे पहली थी अपने पास अष्टक अपूर्ण यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय आयन के पास, केंद्रीय धातु परमाणु के पास या केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे अष्टक अपूर्ण यौगिक कहते हैं। उदाहरण के रूप में अपन ने LiCl लिया था, BeCl2 लिया था, BCl3 लिया था, तो ये सब इसके उदाहरण होते हैं। आगे बात करें अपन सेकंड कमी के बारे में, तो अष्टक प्रसार यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय आयन के पास या केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अपन ने बात की है PCl5 होता है, SF6 होता है, IF7 होता है, ठीक है, PF5 होता है। तो ये सभी यौगिकों के अंदर केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये भी अष्टक नियम का अपवाद है, अष्टक नियम की कमी है, अष्टक नियम की सीमा है। अब आगे बात करें तो अष्टक नियम की कमियों के अंदर ही अगला अपवाद आता है विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, ठीक है ना। तो अष्टक नियम की तीसरी कमी अपन बात करें, अष्टक नियम की तीसरी कमी होती है विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। अब देखो भाई, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक कौन से होते हैं, इनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहली तो इनकी परिभाषा होती है। देखो, सिंपल सी बात है, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलेंगे अपन क्या, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। विषम संख्या में मतलब 1 3 5 7 9 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास विषम संख्या में, केंद्रीय परमाणु के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या कहलाएंगे, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक कहलाएंगे। उदाहरण के रूप में आप लोग ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में NO और NO2 आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों उदाहरण जो होते हैं ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिकों के उदाहरण होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसका उदाहरण संरचना अपन बना के देखें तो देखो भाई, संरचना भी बना के देख लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपन ने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिए हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर लगा दिए। अब देखो, ऑक्सीजन को बाह्यतम कोश में 8 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसीलिए नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। यानी ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा हो चुका है, इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। परंतु बात करें अपन नाइट्रोजन के बारे में तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, साझे का एक नियम होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन से ये साझा करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन से वो भी साझा करेगा। यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन से साझा किया है ऑक्सीजन ने, तो वो भी कितने से साझा करेगा, 2 से ही साझा करेगा, ठीक है ना। ये साझे का नियम होता है। तो भाई ये भी 2 से साझा करेगा, तो कितने हो गए, 5 तो पहले से थे ही, 2 से इसने साझा कर लिया, कितनी हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन आ गए, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक होते हैं, यानी इनमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूरा नहीं होता है। बात करें अपन NO2 के बारे में तो इसको भी ध्यान से देख लो, NO2 N और ये 2 ऑक्सीजन इस तरफ लगा दिए अपन ने, ठीक है ना। अब देखो इनकी संरचना बनाओ, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये लो भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं,
तो ये लोग 5 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पर लगा दिए। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब प्रत्येक परमाणु बाह्यतम कोश में 8 करना चाहता है, अपन तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं भाई, तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में 6 हैं, 8 करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का इसने साझा कर लिया, तो बाह्यतम कोश में कितने हो गए इसके, 8 हो गए, ठीक है ना। अब दिक्कत ये है कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसने 2 का साझा किया ना इसके साथ में, तो ये भी इसके साथ कितने का साझा करेगा, 2 का साझा करेगा। कितने का साझा करेगा इसके साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ये साझा करेगा, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इसने कर लिया है इस तरह से, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इसने यहाँ पर कर लिया है। अब देखो इसका अष्टक जो होता है ना, वो अष्टक इसका कैसे भी पूरा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, देखो यहाँ पर क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है कि ये है ना, ये 2 से तो इधर साझा करेगा, कितने हो जाएंगे बाह्यतम कोश में, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देखो यदि ये इस तरफ साझा करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो साझा तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा फिर, उपसंयोजक बंध द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है भाई। चलो, तो उपसंयोजक बंध द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन इसको इसने दे दिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार की संरचना इसकी बन जाती है। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर बता सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु के पास यदि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी क्या होते हैं, आपके विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक हैं, और ये अष्टक नियम के अपवाद, उसकी कमियां, उसकी सीमाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अष्टक नियम की सीमाओं के अंदर 3 अपन बात कर चुके हैं, अष्टक अपूर्ण यौगिक, अष्टक प्रसार यौगिक और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें अपन कि अष्टक नियम की कुछ अन्य कमियां भी होती है, इन 3 के अलावा अन्य कमियां भी यहाँ पर है, और इन अन्य कमियों के बारे में बात करें तो इनको भी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो अष्टक नियम की अन्य कमियां जो होती है ना, अपन जानते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अष्टक नियम जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित है। अपन ने पढ़ा था कि ये उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित है, यानी उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती है, इस चीज पर ही आधारित है। परंतु आपको पता होना चाहिए कुछ उत्कृष्ट गैसें ऐसी होती है जो क्रिया कर लेती है, यौगिकों का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। तो उत्कृष्ट गैसें वास्तव में अक्रिय नहीं होती है, वास्तव में अक्रिय नहीं होती है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो कमियां हैं उन कमियों के बारे में अपन बात करें तो देखो यहां पर लिख सकते हैं कि अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर, उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित है, परंतु उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनोन, क्रिप्टोन, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनोन, क्रिप्टोन आदि ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ क्रिया करके कुछ यौगिक बनाती है, ठीक है, कुछ यौगिक बनाती है, जैसे XCF2 है, KrF2 है, ठीक है, XCF2 है, KrF2 है, XeOF2 है। तो देखो भाई, अब वैसे तो अपन क्या बोल रहे थे कि भाई उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर यह आधारित है, यानी उत्कृष्ट गैसें किसी से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, इसीलिए तो यौगिक बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये इस
नियम की कमी हो जाएगी, यानी कि अष्टक नियम की एक और कमी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात करें अपन दूसरी कमी के बारे में, तो अष्टक नियम का जो ये सिद्धांत है ये अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं कर सकता, है ना। यानी आप लोगों ने किधर भी किसी भी परमाणु को रखा और उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए, पर आपने कभी संरचना के बारे में देखा क्या कि संरचना कोणीय होना चाहिए या चतुष्फलकीय होना चाहिए, ऐसा कुछ अपन ने देखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये अणु की आकृति के बारे में नहीं बताता है, ये इसकी कमी है। तो अष्टक नियम अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं करता है, आकृति को स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है भाई। तो अणु की आकृति को ये स्पष्ट नहीं करता है, ये इसकी एक और कमी हो गई। आगे बात करें तो अणु की ऊर्जा जो होती है वो कितनी होगी, अणु का स्थायित्व कितना होता है, इसके बारे में ये कोई संकेत नहीं देता है। यानी कि अणु की ऊर्जा कितनी होगी, अणु का स्थायित्व कितना होगा, इसके बारे में ये कोई चीज़ नहीं बताता है, ठीक है ना। तो यह अणु की ऊर्जा एवं उसके स्थायित्व के बारे में नहीं बताता है, ठीक है भाई। चलो, तो ये था अपना अष्टक नियम। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे। अष्टक नियम के बारे में सबसे पहले बताया है रासायनिक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत या लुईस कोसेल की अवधारणा के अनुसार कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके या इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, इसे अष्टक नियम कहा जाता है। यह अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित होता है। और इस अष्टक नियम की अपन बात करें तो देखो, ये जो नियम है इसकी कुछ कमियां हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं में अपन 2 सीमाएं कल पढ़ चुके हैं। पहली है अष्टक अपूर्ण यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें अष्टक अपूर्ण यौगिक कहते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा है अष्टक प्रसार यौगिक, जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें अष्टक प्रसार यौगिक कहते हैं। और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 यानी कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। तो ये 3 तो मुख्य कमियां थी, और कुछ 3 कमियां और यहाँ पर है, जिनमें सबसे पहला अपन ने देखा कि अष्टक नियम की उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित है। ये अपन ने पढ़ा है कि ये उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनोन है, क्रिप्टोन है, ये ऑक्सीजन व फ्लोरीन से क्रिया करके कुछ यौगिक जैसे कि XeF2, KrF2, XeOF2 इस प्रकार के यौगिक ये बना लेती है। तो यदि यौगिक बना रही है, इसका मतलब ये तो क्रिया कर रही है, और ठीक है ना। और ये सिद्धांत क्या बोलता है कि उत्कृष्ट गैसें तो अक्रिय होती है, ठीक है ना भाई। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि इन्होंने यौगिक क्यों बनाया, अक्रिय है फिर भी यौगिक क्यों बनाया, तो इस चीज के बारे में ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे, तो ये इसकी कमी हो गई। आगे बात करें तो अष्टक नियम किसी भी अणु की आकृति के बारे में नहीं बताता, केवल अष्टक पूरा हो रहा है इस बारे में जानकारी दे सकता है, परंतु ये किसी भी अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं करता है। आगे बात करें तो ये अणु की ऊर्जा और उसके स्थायित्व के बारे में भी नहीं बता पाता है। तो ये थी अष्टक नियम की कुछ कमियां जो अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर अपना अष्टक नियम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे अपन अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं, और वो है आयनिक बंध, या इसी को बोलते हैं अपन वैद्युत सहसंयोजी बंध। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसके बारे में,
पर फिर भी एक बार अपन इसको वापस देख लेते हैं सामान्य तरीके से। सहसंयोजी बंध, ध्यान रखें आयनिक बंध या वैद्युत सहसंयोजी बंध, इसके बारे में एक सामान्य सी बात करें तो देखो सबसे पहले तो होती है परिभाषा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान करते हैं तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर धनायन बनता है और परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बनता है, ऋणायन बनता है। और जब धन व ऋण एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके मध्य जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बंध या वैद्युत सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार फिर अपन इस चीज को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ध्यान se आप लोग इस चीज को यहाँ पर लिखिए। ठीक है ना, तो परिभाषा है कि धनायन व ऋणायन के मध्य उपस्थित, धनायन व ऋणायन के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या वैद्युत सहसंयोजी बंध कहते हैं, वैद्युत सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी धनायन कोई भी ऋणायन के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को क्या बोलते हैं अपन, आयनिक बंध कहते हैं या वैद्युत सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो भाई इस आयनिक बंध का निर्माण हुआ कैसे, किस प्रकार से निर्माण होता है, तो एक बार अपन फिर इसको अच्छे से देख लेते हैं। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास यहाँ पर करना। ठीक है, चलो तो उदाहरण की सहायता से एक बार फिर अपन इस चीज को समझ लेते हैं। अब देखो भाई जैसे बात करें अपन यहाँ पर कि हाँ NaCl अणु की बात कर लेते हैं। अब देखो NaCl अणु की बात करें तो यहाँ पर सोडियम, एक तो सोडियम है और एक कौन है, क्लोरीन है। आपको पता है सोडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, नियोन 2s1 होता है, नियोन 3s1 होगा। ठीक है ना, तो नियोन 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसके बाद बात करें अपन क्लोरीन के बारे में तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियोन 3s1, ये भी 3 में आता है। ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखेंगे 3s2 3p5 17 होता है ना इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो 3s2 3p5 होता है। ठीक है ना, तो देखो भाई ये 11वें नंबर पे आता है, ये 17वें नंबर पे आता है। तो ध्यान रखेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, नियोन 3s1 होता है और आपका जो क्लोरीन होता है इसका क्या होता है, नियोन 3s2 3p5 होता है। ठीक है ना भाई, अब देखो यहां पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये अपने बाह्यतम कोश के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसके बाह्यतम कोश में उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास हो जाएगा, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें आप लोग जानते हैं, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास होने का मतलब क्या हुआ कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसके ऊपर एक प्लस आवेश आ जाता है, यानी धनायन का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से इसका उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, अब इसने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना, उस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, ये क्लोरीन ग्रहण करेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अभी देखो 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है,
8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उसके द्वारा त्यागे हुए 1 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, ग्रहण किया। और जैसे ही ये ग्रहण करेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा, यानी ऋणायन का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3s2 3p5 हो जाए, सॉरी 3p6 हो जाएगा। तो कितने हो गए यहाँ पर, इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो देखो भाई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके बाह्यतम कोष में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रकार से एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और दोनों के बाह्यतम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के त्यागने व ग्रहण करने से क्या बना, एक तो बन गया धनायन, एक बन गया ऋणायन। तो इन धन और ऋण के मध्य जो बल उत्पन्न होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध कहेंगे। कैसे बनेगा, तो देखो इधर, जैसे बात करें ये सोडियम है, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये क्लोरीन है, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है भाई, तो ये लो, इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन अपन ने लिख दिए। अब ये सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए इस पर प्लस आवेश आ जाएगा, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 7 तो ये थे और 1 को अपन क्रॉस से प्रदर्शित कर देते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो माइनस आवेश आ जाएगा। अब इस प्रकार से एक धनावेश है और एक क्या है, ऋणावेश। एक धनायन है और एक ऋणायन है, तो दोनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर NaCl का निर्माण हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था अपना NaCl का निर्माण, यानी कि आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है। देखो इधर, आप लोगों को पता है कि आयनिक बंध का निर्माण होता कब है। आयनिक बंध का निर्माण तब होता है जब धनायन बने और ऋणायन बने। ठीक है, अब कोई भी धनायन जितना आसानी से बनेगा, कोई भी ऋणायन जितना आसानी से बनेगा, वहां पर आयनिक बंध का निर्माण उतना ही आसानी से होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि धनायन आसानी से कब बनेगा, ऋणायन आसानी से कब बनेगा। तो इस चीज को आप लोग एक बार ध्यान से देख लें। कोई भी धनायन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी होती है, आयनन एंथैल्पी। क्या होती है, आयनन एंथैल्पी। ये चीज पढ़ी हुई है अपन ने, ठीक है ना। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी होती है, आयनन एंथैल्पी। अब सुनो, यदि आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब कोई भी धनायन के निर्माण के लिए इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम। आयनन एंथैल्पी कम होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण कर लेगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या अपन को समझ में आ गया कि आयनिक बंध के निर्माण के लिए, आयनिक बंध के निर्माण के लिए आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी कम तथा, आगे सुनो, आयनन एंथैल्पी तो क्या चाहिए, कम चाहिए। परंतु आगे बात करें अपने एक और चीज, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। अब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा ना भाई, वो उतना ही आसानी से ऋणायन बनेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो यहां पर अपन इस चीज को भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी का मान उच्च होना चाहिए। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि भाई आयनन एंथैल्पी का मान कम है। यहां पर नोट लगा के इस चीज को अपन लिख रहे हैं, आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो
तो आसानी से क्या बनेगा, धनायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान ज्यादा है तो आसानी से क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। और जब आसानी से धनायन ऋणायन का निर्माण होगा तो आसानी से आयनिक बंध वहां पर बन जाएगा। तो पूछा जाता है आप लोगों से कि किन परिस्थितियों में आयनिक बंध का निर्माण होता है, तो आप लोग बस ये एक लाइन लिखेंगे वहां पर कि आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये था अपना आयनिक बंध के बारे में सामान्य सी बातें। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। तो यहाँ तक की बातें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।